हेलो एवरीवन, वेलकम टू F2T स्टडी। मेरा नाम है विष्णुकांत और आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स के हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में। बेसिकली आज का हमारा डिस्कशन होगा जो 1800 ईस्वी से लेकर के 1950 के बीच में जितनी भी घटनाएं हुई है भारत और चीन की सीमा विवाद को लेकर के उस पर होगा। और ये वीडियो का पहला भाग है। दूसरा भाग इसके बाद आएगा जिसमें 1950 से लेकर के अभी तक की जितनी भी घटनाएं हुई है उस पर चर्चा की जाएगी। वर्तमान की जो भारत चीन सीमा विवाद है उसकी जड़ें हमें इतिहास में मिलती है। कुछ घटनाएं सिख अम्पायर से जुड़ी हुई हैं तो कुछ घटनाएं ब्रिटिश अम्पायर से, तो कुछ समय समय पर वैश्विक परिदृश्य में घटने वाली घटनाओं से भी जुड़ी हुई है। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं घटनाओं को विस्तार से समझेंगे ताकि हमें वर्तमान की जो भारत चीन सीमा विवाद है उसको समझने में आसानी हो। चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आज की जो लेक्चर है उसकी रूपरेखा क्या होगी उसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि द ग्रेट गेम कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद समझेंगे ब्रिटिश बफर जोन कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद देखेंगे कि सिख अम्पायर और लद्दाख की स्थिति क्या थी, उसके बाद तिब्बत के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत और चीन सीमा विवाद को सुलझाने में क्या योगदान रहा है और समय समय पर उनकी क्या पॉलिसी रही है। उसके बाद हम देखेंगे सिक्किम का इसमें क्या योगदान है और उसके बाद देखेंगे शिमला कन्वेंशन का इस भारत और चीन सीमा विवाद पर क्या योगदान रहा और उसकी क्या प्रभाव रहे। उसके बाद अंत में देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का भी भारत और चीन सीमा विवाद पर क्या प्रभाव पड़े। देखिए, जब आप विश्व इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्द बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, चर्चित है, और वो शब्द है द ग्रेट गेम। इसको ऐसे समझते हैं कि जब कम्युनिज्म का उदय होता है विश्व में तो उस समय सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव यूएसएसआर पर देखने को मिलती है और जिसके कारण यूएसएसआर एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में विश्व में उभर कर भी आती है। ठीक उसी समय या कहें तो उससे कुछ पहले कैपिटलिज्म का भी उदय होता है यूरोप में, जिसका ज़्यादा प्रभाव ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस जैसे देशों पर पड़ता है। इसके कारण इन देशों की भी आर्थिक तरक्की होती है और ये देश भी एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर कर आते हैं विश्व में। जब इन शक्ति का उदय होता है आर्थिक महाशक्ति के रूप में विश्व में, तब इनका एक ही विचारधारा होता है और वो विचारधारा है विस्तारवादी विचारधारा। तो ये जो द ग्रेट गेम का कॉन्सेप्ट है ये भी इन्हीं विचारधारा से जुड़ा हुआ है। बेसिकली क्या था कि जो रशियन अम्पायर है और जो ब्रिटिश अम्पायर है, इन दोनों का 19वीं शताब्दी में एक वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती थी एशिया में कि कौन सी कंट्री का कितना इन्फ्लुएंस होगा कितनी कंट्रीज़ पर एशिया में। तो इसे हम द ग्रेट गेम के नाम से जानते हैं और इसका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स पे भी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखिए, आगे इसके बारे में और जानेंगे। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम इस मैप का सहारा ले रहे हैं। देखिए, जब रसिया का एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उदय होता है विश्व में तो वो अपने आसपास के जो छोटे कंट्रीज होते हैं उनको अपने टेरिटरी में मिलाना शुरू कर देता है या फिर अपने इन्फ्लुएंस में लेना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि वो यूएसएसआर ने चाइना को भी अपने इन्फ्लुएंस में लेना शुरू कर दिया था। अब क्या होता है कि उसी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होती है इंडिया में। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी ये डर सताने लगती है कि रसिया जिस तरह से नीचे अफगानिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, जबकि चीन को वो पहले से ही अपने प्रभाव में ले लिया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि लद्दाख और जो जम्मू एंड कश्मीर वाला जो भाग है उसको रसिया आक्रमण करे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को चुनौती दे। इससे बचने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट लाया। इसके तहत उन्होंने तिब्बत और अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट बनाया जिससे वे किसी भी वार जैसी स्थिति में शील्ड की तरह काम करें। तो चलिए इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जैसे वर्तमान समय में मान लीजिए कि इंडिया है, इसको वर्तमान समय की जो रसिया है उससे खतरा है कि कहीं अटैक न कर दे। तो इंडिया क्या करेगा कि कजाकिस्तान जो यहाँ पे कंट्री है इसको सपोर्ट करेगा और अपने इन्फ्लुएंस में लाने की कोशिश करेगा ताकि जब वॉर जैसी स्थिति हो तो सबसे पहले रसिया को डायरेक्ट तो इंडिया पर आक्रमण नहीं कर सकता, सबसे पहले उससे लड़ाई करनी होगी कजाकिस्तान से। तो कजाकिस्तान एक शील्ड के रूप में इंडिया के लिए काम करे। तो इसी कॉन्सेप्ट पर ब्रिटिशर्स ने काम किया और जो ये तिब्बत है और ये जो अफगानिस्तान है
यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि कुछ हद तक नेपाल को भी एक बफर जोन कॉन्सेप्ट के तहत ही ट्रीट किया। यहाँ तक हमने द ग्रेट गेम कॉन्सेप्ट और दो जो बफर जोन कॉन्सेप्ट है इसके बारे में समझा, लेकिन हमें बॉर्डर डिस्प्यूट्स को समझने के लिए हर एस्पेक्ट्स पे ध्यान देने होंगे। तो अब हम समझते हैं कि उस समय ये जो लद्दाख वाला जो सेक्शन था इस पर इसकी क्या स्थिति थी। इसके बाद हम समझेंगे कि जो तिब्बत है, हालांकि हमारा जो बॉर्डर है वो तिब्बत के साथ ही जुड़ता है, तो हमें तिब्बत के बारे में भी जानना होगा। तो इसके बाद हम तिब्बत के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इसके लद्दाख के बारे में जानते हैं। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं ये सिख अम्पायर का मैप है। ये जो ब्लू कलर में है ये सिख अम्पायर का मैप है, जब सिख अम्पायर अपने पीक पर थी। तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो 1830 के आसपास सिख अम्पायर पूरी तरह से उभर कर आती है भारत में, और जब ये अपने पीक पर होती है तो अपना विस्तार मतलब अपना जो टेरिटरी है उसका विस्तार करना शुरू कर देती है। लेकिन समस्या ये थी कि वो अपना साम्राज्य विस्तार इस ओर कर नहीं सकते, क्योंकि इस ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उन्होंने अपना विस्तार शुरू किया इधर लद्दाख की साइड में। तो 1834 ईस्वी में उन्होंने लद्दाख पर आक्रमण किया और अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद सिख अम्पायर ने 1841 ईस्वी में तिब्बत पर आक्रमण किया। इसके बाद तिब्बत ने अपने डिफेंस के लिए उस समय की जो मौजूदा चाइनीज छिंग डायनेस्टी थी उससे मदद मांगी, और इसके साथ ही 1842 ईस्वी में चाइनीज जो छिंग डायनेस्टी थी उसकी मदद से काउंटर अटैक करते हैं, और वे लद्दाख लेह का जो एक लद्दाख शहर है यहाँ तक जो तिब्बत था उसका कब्जा यहाँ तक हो जाता है छिंग डायनेस्टी के मदद से। इसके साथ ही 1842 में जो तिब्बत है और जो ये सिख अम्पायर है दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है, जिसे हम ट्रीटी ऑफ चुशुल के नाम से भी जानते हैं। इस ट्रीटी में वैसे तो बहुत सारी बातें लिखी हुई थी, लेकिन हमारे जानने योग्य ये है कि दोनों पक्षों ने यह निर्णय लिया कि कोई भी फिजिकल बाउंड्रीज नहीं होंगी, और जो भी होगा वो नेचुरल बाउंड्रीज ही होंगी जो इंटरनेशनल बाउंड्री के रूप में काम करेगी। साथ ही साथ दोनों देशों ने यह निर्णय लिया कि दोनों देश एक दूसरे के जो संप्रभुता है उसका सम्मान करेंगे। अच्छा, तो ये तो हुई सिख अम्पायर और लद्दाख की बातें, उनकी क्या स्थिति है इसको हमने समझ लिया। तो अब हम ये समझेंगे कि चीन की तिब्बत को लेकर क्या स्थिति थी। उसे समझने के लिए हमें तिब्बत का इतिहास को समझना होगा। तो चलिए तिब्बत का इतिहास हम संक्षेप में समझ लेते हैं। देखिए 1247 ईस्वी तक तिब्बत एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, लेकिन 1247 में मंगोल ने तिब्बत पर आक्रमण किया और कब्जा कर लिया। लेकिन मंगोल का शासन ज़्यादा दिनों तक नहीं चला, और जो उस समय की चाइना की युआन डायनेस्टी थी उन्होंने दोबारा से आक्रमण कर दिया तिब्बत पर, और 1280 ईस्वी में तिब्बत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। लेकिन 1368 ईस्वी के आसपास चाइना में युआन डायनेस्टी का पतन हो जाता है, और एक बार फिर तिब्बत एक स्वतंत्र देश बनकर उभरता है। लेकिन 1720 ईस्वी में एक सेंट्रल एशियाई ट्राइबल ग्रुप होता है जिसे हम जुंगर के नाम से जानते हैं। उन्होंने तिब्बत पर आक्रमण किया और उसके बाद उन्होंने तिब्बत को कब्जाने की भी कोशिश की। लेकिन इस बार तिब्बत ने फिर से चाइनीज जो उस समय की छिंग डायनेस्टी थी उससे, जिसे हम मांचू गवर्नमेंट भी कहते हैं, आप कहीं कहीं भी देखेंगे कि मांचू डायनेस्टी या मांचू गवर्नमेंट पे लिखा रहेगा। छिंग डायनेस्टी और मांचू डायनेस्टी दोनों एक ही है, तो उनसे सहायता मांगा। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि छिंग डायनेस्टी ने ये दूसरी बार मदद की थी तिब्बत की। एक मदद उन्होंने की थी जब सिख अम्पायर ने हमला किया था तिब्बत पर, तब। तो इस बार उन्होंने मदद तो किया और उसके साथ ही उन्होंने पावर भी अपना गेन कर लिया दोबारा। लेकिन इस बार चीन ने एक चालाकी दिखाई और अपना 2 दूत जो है वो तिब्बत की राजधानी में परमानेंटली नियुक्त कर दिया। और यह पहली बार ऐसा मौका था जब चीन ने तिब्बत पर अपना आधिपत्य दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन 19वीं शताब्दी के 20 तक आते आते चाइना में बहुत ज़्यादा गृह युद्ध होने लगे, जिसके कारण चाइना का जो पकड़ था तिब्बत पे ये धीरे धीरे कम होता गया। और फाइनली हम ये देखेंगे, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे और अधिक, कि 1912 ईस्वी में
जो तिब्बत है वो अपने आप को फिर से एक स्वतंत्र देश घोषित कर देता है। तो ये तो थी तिब्बत की बात। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कब से जो चाइना है वो अपना आधिपत्य तिब्बत पर मतलब दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ तक हमने देखा कि तिब्बत की और जो सिख अम्पायर थी उनकी क्या स्थिति थी, साथ ही साथ हमने लद्दाख की भी स्थिति के बारे में जाना, और इसके बाद हमने देखा कि चीन की क्या भूमिका थी तिब्बत में, साथ ही साथ चीन ने अपना आधिपत्य तिब्बत पर जमाना कब से शुरू कर दिया। इन सभी चीज़ों को हम इन सभी चीज़ों पर हमने डिस्कशन किया। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका जो प्रभाव है वो कब से शुरू हुआ और उनका प्रभाव क्या था। तो इसे समझने के लिए हमें 1846 में जाना पड़ेगा, जब पहली बार सिख अम्पायर और ब्रिटिशर्स के बीच में एक युद्ध होता है, जिसमें सिख अम्पायर की हार हो जाती है और ट्रीटी ऑफ अमृतसर के साथ ये युद्ध समाप्त होता है। वैसे तो इस युद्ध में वैसे तो इस ट्रीटी में काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें ये थी कि सिख अम्पायर के पास जितनी भी टेरिटरी थी वो सारी टेरिटरी ब्रिटिश इंडिया के अंदर आएगी, और जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, जो भी डिस्प्यूट्स थे सिख अम्पायर के, चाहे वो तिब्बत के साथ हो या फिर लद्दाख के साथ, जो भी डिस्प्यूट्स थे सारे डिस्प्यूट्स अब ब्रिटिश इंडिया के अंदर ही आएंगे। अमृतसर की संधि के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने तिब्बत से लगी हुई जो लद्दाख की पूर्वी सीमाएं थी, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये या फिर यहाँ पर देखिए ये जो पूर्वी सीमाएं थी, इसको रेखाचित्र बनाने के लिए विशेष अधिकारियों की एक समिति का गठन किया, और इन्होंने 2 बार कोशिश की, एक बार 1846 में और एक बार 1847 में, कि चीनी अधिकारी या फिर चीन की जो गवर्नमेंट है उसके साथ बैठकर एक प्रॉपर बॉर्डर का निर्धारण किया जाए। लेकिन वे दोनों बार असफल रहते हैं, और अंत में दोनों पक्षों ने ये निर्णय किया कि ये जो यहाँ के आसपास के जितने भी ये जो प्राकृतिक चिन्ह हैं, जैसे कि ग्लेशियर, पहाड़, नदी, इन्हीं को एक इंटरनेशनल बाउंड्री मान लिया जाए। तो अंततः जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो लानकला पास है, यहाँ पर लानकला पास है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो है ना भाग यहीं का है, लानकला पास है, इसको इस तरफ का बाउंड्री माना और इसको लद्दाख में माना, और साथ ही साथ इधर ये जो ये एक वैली थी जिसका नाम है छांगछानमो वैली थी, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये छांगछानमो वैली है, इसको लद्दाख में मानते हुए, और इधर जो काराकोरम वैली है इसको मानते हुए ये इंटरनेशनल बाउंड्री का निर्धारण किया। लेकिन गलती ब्रिटिशर्स से ये हो गई कि उन्होंने ये जो अक्साई चिनोला अभी जो भाग है इसका कोई भी निर्धारण नहीं किया, प्रॉपर बाउंड्री का निर्धारण नहीं किया, और सच कहें तो यहीं से इंडिया और चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स की शुरुआत होती है। यहाँ तक हमने ये जाना कि भारत चीन सीमा विवाद की शुरुआत कैसे होती है, और साथ ही साथ ये भी जाना कि कहाँ से होती है। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि भारत चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए ब्रिटिशर्स ने पहली बार एक साइंटिफिक तरीका कब अपनाया। तो इसे समझने के लिए हमें 1855 में जाना होगा, जब ब्रिटिश इंडिया ने एक समिति का गठन किया। एक उस समय के सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी थे सर हेनरी जॉनसन, और ब्रिटिश मिलिट्री के एक अधिकारी थे सर जॉन अर्दाग। इन दोनों के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया, और उनका काम ये था कि जो चीन से सटी हुई सीमाएं हैं उसका सर्वेक्षण करना और सीमांकन के लिए अपना प्रपोजल देना। तो फाइनली ये जो कमेटी थी इन्होंने 1865 में अपना एक प्रपोजल ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा। इस रिपोर्ट में उन्होंने जो अक्साई चीन का ये जो भाग था इसको भारत में दिखाया। तो ये जो रिपोर्ट है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो लेकर जाती है कश्मीर के जो उस समय के राजा थे उनके पास। तो कश्मीर के जो राजा थे उन्होंने ये क्लेम किया कि ये जो कुनलुन माउंटेन रेंज है, यहाँ पर एक कुनलुन माउंटेन रेंज है, ये भी कश्मीर का ही भाग है, ये भी इंडिया का ही भाग है। तो फाइनली ब्रिटिश इंडिया ने तिब्बत के उस समय के जो राजा थे, तिब्बत की उस समय की जो गवर्नमेंट थी उसके साथ 1965 में एक डील साइन करते हैं, और ये जो सीमा है इसका निर्धारण करते हैं। और इस सीमा ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो मैंने ये पिंक कलर से यहाँ पे कर रखा है ना ये सारा चीज़,
तो इसी सीमा का निर्धारण करते हैं और जिसे हम आज जॉनसन लाइन या फिर सर हेनरी जॉनसन और जॉन अर्दाग लाइन के नाम से जानते हैं। हालांकि उसी समय चाइना में आंतरिक प्रोटेस्ट चल रहे थे, गृह युद्ध चल रहे थे। वो यहाँ चल रहे, जिस देखो ये इधर तिब्बत है और इस ऊपर देखेंगे जब कश्मीर का जो ऊपर का भाग है, यहाँ पर चाइना का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविंस है जिसका नाम है सिंजियांग प्रोविंस। यहाँ पे सिंजियांग प्रोविंस है, तो इस प्रोविंस में एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा था जिसमें यहाँ के जो लीडरशिप थी उन्होंने चाइना के खिलाफ विद्रोह किया और फाइनली एक अपना अलग देश बना दिया, जिसे ड्रैगन रिवोल्ट के नाम से भी जानते हैं, और एक अलग देश बनाया जिसका नाम उसने कासगारिया रखा। हालांकि चाइना ने फिर से दोबारा रिक्लेम कर दिया उस टूटे हुए भाग को 1877 में और अपने देश में फिर से मिला लिया। लेकिन जब इंडिया और ब्रिटिश इंडिया और ये तिब्बत के बीच में जब बॉर्डर के लिए ये ट्रीटी साइन हो रही थी, तो यहाँ पे गलती ये हो गई कि ये देखो यहाँ तक तो ये तिब्बत का भाग है, ठीक है, लेकिन यहाँ का जो ऊपर का भाग है वो चाइना का भाग है। तो चाइना ने ये मानने से इनकार कर दिया क्योंकि चाइना उस ट्रीटी के दौरान मौजूद नहीं था। तो ये जो सर हेनरी जॉनसन लाइन है उसे इंडिया तो मानता है लेकिन चाइना इसे मानने से इनकार कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि 1865 में की गई जो प्रयास थी वो विफल रही। लेकिन इसके बाद चाइना इंडिया पर दोबारा अटैक करता है 1878 ईस्वी में और अक्साई चीन को पर अपना कब्जा कर लेता है, और इसके साथ ही ब्रिटिशर्स को एक संदेश भेजता है कि वो अब बॉर्डर के डिमार्केशन के लिए तैयार है। तो इस बार ब्रिटिशर्स ने एक अधिकारी थे जिनका नाम है मैकार्टनी, उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजते हैं चाइनीज़ जो अथॉरिटी है उनसे बात करने के लिए। लेकिन यहाँ पर चाइना का एक चाल सामने आता है और उन्होंने काराकोरम, यहाँ पर देख रहे हो ये जो है ना काराकोरम रेंज है यहाँ पर, ठीक है, काराकोरम रेंज को एक बाउंड्री मांगते हुए काराकोरम जो रेंज है इसको आधार मानते हुए एक बाउंड्री का निर्माण करते हैं और ये बोलते हैं कि यही अब इंटरनेशनल बाउंड्री रहेगी। और उन्होंने एक और चालबाजी ये की, उन्होंने ये कहा कि ये जो बाउंड्री है इसका निर्धारण आपके अधिकारी के मौजूदगी में हुई है, तो अब मैं इसको मानता हूँ। लेकिन जब ब्रिटिशर्स को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इस प्रपोजल को मानने से इनकार कर दिया। उसी समय वैश्विक परिदृश्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटती है। उस समय क्या हो रहा था, विश्व के सारे देश गुटबंदी की ओर बढ़ रहे थे, बहुत सारे देश एक गुटबंदी की ओर बढ़ रहे थे। और मैंने आपको लेक्चर के शुरुआत में बताया था कि द ग्रेट गेम। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जो चाइना है, चाइना का इन्फ्लुएंस, चाइना पर जो यूएसएसआर है उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था और चाइना धीरे धीरे यूएसएसआर के नज़दीक आते जा रहा था। तो अब ब्रिटिशर्स को वही डर यहाँ पर भी सताने लगी जब यूएसएसआर ने कब्जा करना शुरू किया था अपने छोटे छोटे देशों को अफ़गानिस्तान के साइड में, जो मैंने लेक्चर के शुरुआत में आपको बताया था। तो यहाँ पर 1899 में ब्रिटिशर्स ने एक और चाल चली कि ताकि चाइना जो है सो वो यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में ना आए, तो उन्होंने एक प्रपोजल दिया चाइनीज़ गवर्नमेंट को कि हम जो है से आपके ये जो लाइन आपने बनाया था ना 1878 में, इसको मानने के लिए तैयार हैं, आइए हम लोग बात करते हैं। लेकिन इस बार चाइना के जो अथॉरिटी है उनके मन में एक लालच आ जाता है। उन्होंने फिर ये मना कर दिया कि नहीं, हम अब ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं। ये प्रपोजल तो हमने आपको उस समय दिया था 1878 में, लेकिन अब हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इसके बाद ब्रिटिशर्स ने भी ये चाइना को ये कहकर भेजवाया कि ठीक है, जब आप ये नहीं मानेंगे तो हम भी आपके इस बॉर्डर को नहीं मानेंगे, हम भी जो जॉनसन लाइन है उसी को मानेंगे। और चूंकि उस समय विश्व में जो ब्रिटिश है उनकी इन्फ्लुएंस ज़्यादा थी, तो जो विश्व के अधिकतर देश थे वे इस जॉनसन लाइन को ही इंडिया चाइना बॉर्डर के रूप में मानने लगे। और आज भी हम जो अभी भी यूज करते हैं मैप,
उसमें यही मैप का हम यूज करते हैं और विश्व के अधिकतर देश इसी मैप का यूज करते हैं। इसी दौरान 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय बनाया जाता है और जो लॉर्ड कर्जन थे उनका जो व्यू पॉइंट था इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर वो काफ़ी क्लियर थे। उनका मानना ये था कि हम ब्रिटिश इंडिया को डायरेक्टली तिब्बत से बात करनी चाहिए, ना कि चाइना से, क्योंकि चाइना का इस मामले में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब था। इसके लिए उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से, पत्र के माध्यम से अपना संवाद स्थापित करना चाहा तिब्बत के उस समय के जो दलाई लामा थे, 13 दलाई लामा, उनके साथ। लेकिन कर्जन ने 13वें दलाई लामा को जो भी पत्र लिखे वे सभी बिना खोले हुए लौटा दिए गए। उस समय तो एक और अफवाह चल रही थी कि कहीं जो दलाई लामा है उनकी बातचीत रसिया के जार के साथ तो नहीं चल रही है। जार मतलब होता है शासक, ठीक है, रशियन में इसको शासक बोलते हैं। तो रशियन के जार के साथ तो नहीं चल रही है। तो इस दौरान जो लॉर्ड कर्जन थे उनको एक भय महसूस होता है। उन्होंने देखा कि ये भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, तो उन्होंने इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने एक अभियान को लॉन्च किया 1904 में, जिसे हम बोलते हैं यंग, उस अभियान का नाम था यंग हस्बैंड। इस अभियान के तहत जो ब्रिटिश मिलिट्री थी उन्होंने ये चुम्बी घाटी वैली जो है इससे तिब्बत में एंटर करती है और लहासा पर कब्जा कर लेती है। इसके बाद जो तिब्बत गवर्नमेंट है उसके साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके दोनों के बीच में एक ट्रीटी की तरह ही साइन होती है और ये फिर दोनों गवर्नमेंट ने ये माना कि ये जो सिक्किम का जो भाग है, ठीक है, ये जो सिक्किम का भाग है वो अब इंडिया या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही आएगा। साथ ही साथ एक और निर्णय लिया गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी यहाँ पे कब्जा किया हुआ है ज़मीन, इसको तो वो लौटा देगा, लेकिन बाद में तिब्बत गवर्नमेंट का ये दायित्व है कि वो इस ज़मीन को किसी और फॉरेन पावर को बेच न दे या फिर उसको सौंप ना दे। तो ये था एक और कोशिश की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ताकि सिक्किम को भारत के साथ रखा जा सके। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि लद्दाख की क्या स्थिति थी, उसमें सिख एम्पायर का क्या स्थिति थी और तिब्बत का क्या योगदान था। तिब्बत चाइना का संबंध हमने देख लिया और हमने मैकॉटली लाइन को भी देखा, मैकमोहन लाइन को भी देखा। मैकमोहन लाइन तो अभी हमने नहीं देखा है, जॉनसन लाइन को देखा। तो ये सारा चीज़ हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा जो अभी अरुणाचल प्रदेश का जो भाग है उसमें क्या विवाद थे और उसको सुलझाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या काम किए, क्या क्या प्रयास किए। तो चलिए अब ये समझ लेते हैं कि शिमला कॉन्वेंशन के दौरान जो निर्णय लिए गए थे और तो उसका भारत चीन सीमा विवाद पर क्या प्रभाव पड़े, साथ ही साथ मैकमोहन लाइन के बारे में भी समझ लेते हैं। तो ये जो शिमला कन्वेंशन है, वैसे तो भारत के इतिहास में कई शिमला समझौते हुए हैं, लेकिन ये शिमला समझौता 1914 का है जिसमें इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बारे में ये कन्वेंशन कराई गई थी। तो इसमें सर हेनरी मैकमोहन एक भारत के ब्रिटिश इंडिया के ऑफिशियल थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और जो तिब्बत गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और चाइना के भी एक रिपब्लिक ऑफ चाइना, यहाँ पर मैं ये नहीं कर रहा रिपब्लिक ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना में 1912 में फाइनली रिपब्लिक का गठन होता है और जो मोनार्की थी चाइना में उसको फाइनली 1912 में हटा दिया जाता है और सुन यात सेन की जो पार्टी थी रिपब्लिक ऑफ चाइना वो पावर में आ जाती है और फाइनली चाइना में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। तो उसके रिप्रेजेंटेटिव थे इवान छन, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जो इस कन्वेंशन को 17 अप्रैल 1914 में कराया गया था और इस कन्वेंशन के दौरान जो मैकमोहन थे उन्होंने एक आइडिया प्रपोज किया। उन्होंने ये प्रपोज किया कि जो तिब्बत है उसको 2 भागों में बांट देना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नदी है जिसका बोलते हैं चानमो नदी, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे बीच वाले में ये जो रिवर है ये चानमो रिवर। तो इस प्रपोजल में ये बताया गया कि चानमो रिवर के जो नॉर्थ में जितने भी टेरिटरी होंगे वो चाइना के अंडर आएंगे और जो इसके साउथ में जितने भी टेरिटरी होंगे वो तिब्बत के अंदर ही रहेंगे।
यहाँ पर आप एक ग्रेट गेम का भी एक कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। चूँकि ग्रेट गेम में यही था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती थी कि उसके टेरिटरी और जो उसका दुश्मन का टेरिटरी है, यहाँ पर दुश्मन चाइना को सेंस में रखकर बोला जा रहा है, तो उसके बीच में एक बफर जोन क्रिएट किया जाए ताकि डायरेक्टली इस कंट्री का जो जब भी वार जैसी सिचुएशन हो तो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट को उससे युद्ध ना करना पड़े। तो यहाँ भी यही चाल देखने को मिलता है। और ये जो छिंग है, जैसे देखो यहाँ पे छिंग है जो प्रोविंस है, सिचुआन जो है, और सिनजियांग ये तो चाइना का है ही। तो ये जो प्रोविंस है ये चाइना में ही रहेंगे और नीचे वाला जो ये पोर्शन है वो तिब्बत का रहेगा। तो ये प्रपोज किया गया। हालांकि जो चाइनीज गवर्नमेंट के ऑफिशियल थे उन्होंने इस प्रपोजल को नहीं माना और ये जो शिमला कन्वेंशन था इसका ही उन्होंने बायकॉट कर दिया और वहाँ से उसको छोड़कर चले गए। तो फाइनली इंडिया और ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत ने एक और काम किया इस कन्वेंशन के दौरान। उन्होंने जो ये जो अरुणाचल प्रदेश का ये जो भाग है इसका इस बाउंड्री का एक भी डिमार्केशन कर दिया तिब्बत के साथ। चूँकि इस बार चाइना का कोई समस्या नहीं था, क्योंकि पिछली बार जब हेनरी मैकमोहन लाइन के समय में चाइना ने ये कहा था कि चूँकि मैं इस समय मौजूद नहीं था तो मैं इस बाउंड्री को नहीं मानूंगा। लेकिन इस पर वो समस्या नहीं थी, क्योंकि ये जो बाउंड्री है वो डायरेक्टली तिब्बत से मिलती है। तिब्बत से एक समझौता किया और एक एग्रीमेंट पे साइन किया और ये जो मैकमोहन लाइन है इसे ही इंटरनेशनल बाउंड्री करार दिया। चूँकि चाइना इसमें मौजूद नहीं था तो उन्होंने फिर दोबारा इसे मानने से दोबारा इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी दुनिया जो है सो ये मैकमोहन लाइन को ही मानती है और इंडिया अभी भी ये मैकमोहन लाइन को ही मानती है। और इंडिया चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है उसमें आज भी आप देखेंगे कि चाइना हमेशा से ही इस पर अरुणाचल प्रदेश पर अपना क्लेम बताता है और वो इस लाइन को नहीं मानता। उसी दौरान विश्व परिदृश्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटती है जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। उस दौरान ब्रिटिशर्स को सैनिक की ज़रूरत थी, तो उन्होंने चाइना को एक प्रपोजल दिया कि यदि आप वो ब्रिटिशर्स को एक सैन्य सहायता करते हैं वर्ल्ड वार 1 में, तो वे तिब्बत को एक इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज करना बंद कर देंगे। तो चाइनीज़ भी इसको मान जाते हैं और वर्ल्ड वार 1 में ब्रिटिशर्स की सहायता करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सब सारा चीज़ जो है उन्होंने लिखित तौर पर नहीं लिया था। ठीक है, तो बाद में क्या होता है, वर्ल्ड वार 1 की समापन के बाद जब चाइना ने ब्रिटिश से ये कहा कि अब आप इसको रिकॉग्नाइज मत कीजिए, तब ब्रिटिश इससे मुकर जाते हैं। ये तो थी अभी तक की कहानी, और अगले लेक्चर में मैं इससे आगे की जो भी कहानी होगी, जो भी इंसिडेंट होंगे, उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। और अगले लेक्चर के शुरुआत में ही मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा कैटास्ट्रोफिक एग्रेशन क्या है और ये चाइना के ऊपर क्यों शूट करता है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में हर एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की है। और यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव दे सकते हैं। और यदि आप इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और यदि आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उससे आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।